जय हिंद दोस्तों, आईपी एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है शिखर। आज हम बात करने वाले हैं यूक्रेन को बिग बास्केट क्यों कहा जाता है और ये न्यूज़ इस समय क्यों है। और रसिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध की वजह से इस पे क्या प्रभाव पड़ रहा है और इससे इंडिया में क्या प्रॉफिट होने वाला है, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम बात करें एफएयू की, जो यूनाइटेड नेशन का फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, उसके हिसाब से यूक्रेन फिफ्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है व्हीट का वर्ल्ड में। ठीक है, मतलब कि व्हीट को जितना वो प्रोडक्शन करता है अपने देश में, उसको पूरा कंज्यूम नहीं करता है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में एक्सपोर्ट करता है, तो पांचवा लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। अगर हम बात करें एफएयू की, तो ये 16 अक्टूबर 1945 को फाउंड हुआ था। इसका हेडक्वार्टर रोम इटली में है। चलिए आगे देखते हैं। अभी जो वहाँ पे यूक्रेन में जो जो भी युद्ध चल रहा है, उसकी वजह से वहाँ पे आयल और फाइनेंस की दिक्कत तो चली रही है, उसके साथ साथ ही ये ब्रेड बास्केट मतलब व्हीट की कमी हो जा रही है। बहुत सारी कम कंट्रीज को व्हीट की कमी हो जाएगी, क्योंकि उनको उतनी मात्रा में व्हीट नहीं मिल पाएगा जितना वहाँ से वो इम्पोर्ट करते थे यूक्रेन से। अगर हम बात करें फिर से यूनाइटेड नेशन के या फिर यूपीओ की, मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की, यूक्रेन पांचवा लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है व्हीट का, और साथ साथ इसका जो ग्लोबल शेयर है मार्केट में वो 8% है। 2017-18 के हिसाब से देखें और 20 के हिसाब से देखें तो लगभग 10% के आसपास है। मतलब कि पूरे वर्ल्ड में जिस भी देश को व्हीट सप्लाई किया जाता है, उसमें से 10% अकेले यूक्रेन सप्लाई करता है। अब बात ये पड़ जाती है कि यूक्रेन में तो चल रहा है युद्ध, तो वहाँ से तो सारी सप्लाई बंद हो चुकी है। हर चीज़ की क्राइसिस आ गई है वहाँ पे, इकोनॉमी वहाँ पे गिरती जा रही है, इकोनॉमी लगभग 30% गिर रही है। तो पूरे वर्ल्ड में इस 10% की आपूर्ति कहाँ से होगी? ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम बात करें तो टॉप 10 एक्सपोर्टर की वर्ल्ड में व्हीट के, तो नंबर 1 पे रसिया है। रसिया लगभग 17.6% टोटल एक्सपोर्ट करता है व्हीट का। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में जितना 100% अगर मान लो शेयर है वर्ल्ड में टोटल एक्सपोर्ट का, तो 17.6% अकेले तो रसिया करता है, नंबर 1 पे है। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स करता है 14.1, कनाडा करता है 14%, एंड फ्रांस करता है 10.1%। यूक्रेन लगभग 8 से 10% एक्सपोर्ट है अपने प्रोडक्शन, सॉरी अपने प्रोडक्शन का नहीं, टोटल वर्ल्ड में उसका शेयर जितना है, जितना टोटल एक्सपोर्ट होता है वर्ल्ड में। ठीक है, तो एक बात दिमाग में आती है कि क्या इंडिया इतना ज़्यादा प्रोडक्शन करता है, चाइना इतना ज़्यादा प्रोडक्शन करता है, क्या ये कहीं लिस्ट में है? तो ये कहीं लिस्ट में नहीं है, ये टॉप 15 में भी नहीं है, टॉप 15 एक्सपोर्टर में भी नहीं है, क्योंकि ना तो चाइना ना तो इंडिया भी export करते हैं बहुत ज़्यादा। ये अपने आसपास के देशों में, जैसे कि बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, इन तरह के देश में इंडिया एक्सपोर्ट करता है, जबकि चाइना तो एक्सपोर्ट ही नहीं करता, उसको तो इंपोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए उसको इंपोर्ट ही करना पड़ता है। इंडिया अपनी पॉपुलेशन को खिला लेता है, इसके साथ साथ ही अपने आसपास की कंट्रियों को वो एक्सपोर्ट भी करता रहता है। ठीक है, तो हम आगे बात करते हैं। अगर हम बात करें तो यूएन का जो कम ट्रेड डाटा शो करता है, यूक्रेन टोटल सीरियल एक्सपोर्ट किया था 2020 में 9.4 बिलियन का, रिजल्टिंग इन ट्रेड सरप्लस ऑफ 9.2 बिलियन इन द सेगमेंट। ठीक है, जिसमें उन्होंने ट्रेड सरप्लस पाया था 9.2 बिलियन का। इट टॉप कंट्रीज इंपोर्ट इन द सीरियल सेगमेंट वेयर चाइना, ये कहाँ कहाँ जो यूक्रेन है वो कहाँ कहाँ पे फीड भेजता था। चाइना में भेजता 1.9 बिलियन पे भेजा था, इजिप्ट में भेजा था, इंडोनेशिया में भेजा था, एंड स्पेन में भेजा था। अब बात आती है देखो कि दोनों तरफ से नुकसान होने वाला है। एक तो यूक्रेन में क्राइसिस चल रही है पूरी पूरी तरीके से युद्ध की वजह से, और साथ साथ ही रसिया था सबसे बड़ा एक्सपोर्टर। ठीक है, 17% शेयर था उसका। अब रसिया पे वेस्टर्न कंट्री ने लगा दिया है सेंक्शन, तो रसिया अपना व्हीट कहाँ एक्सपोर्ट करेगा? तो क्या जो वेस्टर्न कंट्रीज ने सेंक्शन लगाया है वो कहीं से उसकी भरपाई कर पाएंगी, उतना व्हीट कहीं से और कहीं से किसी देश से इंपोर्ट कर पाएंगी कि टोटल 17% की सप्लाई पूरी कर पाए? तो इसमें इंडिया का बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। इसमें मार्केट में ऐसी न्यूज़ भी आ रही है कि
इंडिया से एक्सपोर्ट बढ़ रहा है और बहुत ही तेजी से मार्केट से खरीदारी बढ़ रही है व्हीट की, और इसको एक्सपोर्ट किया जा रहा है। ठीक है, ये इसका रीजन डायरेक्टली ये है कि यूक्रेन से तो एक्सपोर्ट हो नहीं पाएगा क्योंकि वहाँ पे युद्ध चल रहा है और रसिया पे लगे बहुत सारे सैंक्शंस। ठीक है, उससे केवल खरीद नहीं सकता कोई, तो इस वजह से इंडिया का डायरेक्टली इसमें फायदा होगा। इंडिया अपना जितना चाहेगा उतना हीट लगभग एक्सपोर्ट कर लेगा। अब 17% था रसिया का और लगभग 8 से 10% है यूक्रेन का। इन दोनों को मिला के लगभग 25-26% हो जाएगा। अगर 25-26% की सप्लाई कहाँ से पूरी होगी? चाइना तो कर नहीं पाएगा, चाइना तो खुद ही इम्पोर्ट कर रहा है। तो ओवरऑल इंडिया एक ऐसा देश है जो एक्सपोर्ट करेगा और देशों को, तो इसमें इंडिया को डायरेक्टली फायदा मिलेगा। एक्सपोर्ट में व्हीट की डिमांड बढ़ जाएगी अगर युद्ध ऐसे चलता रहा तो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हम बात कर लेते हैं कि ईएफओ के हिसाब से एग्रीकल्चर जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यूक्रेन की इकोनॉमी, वो कितना शेयर है उसका? लगभग 6.3% जीडीपी जो है यूक्रेन की, वो सीरियल्स पे डिपेंड करती है, मतलब कि एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है, जो वहाँ पे प्रोडक्शन होता है, एक्सपोर्ट होता है जिसका। और अगर 2020 की बात करें तो ये बढ़ के 9.3% हो गया है, मतलब कि लगभग 10% तो वहाँ की जीडीपी जो है यूक्रेन की एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है। तो इससे भी देखा जाता है कि वहाँ की जीडीपी तो गिरेगी, लगभग 30% वहाँ की इकोनॉमी, यूक्रेन की इकोनॉमी गिर गई है युद्ध की वजह से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि यूक्रेन में इतना ज़्यादा प्रोडक्शन क्यों होता है वेस्टर्न कंट्रीज में, जबकि बहुत बड़ी कंट्रीज नहीं है वो, फिर भी एरिया के हिसाब से ठीक ठाक कंट्री है, लेकिन उस वहाँ पे इतना प्रोडक्शन क्यों होता है वेट का, देखते हैं आगे। अगर हम बात करें इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी की, तो जो वहाँ ब्रेड बास्केट क्यों बनता है, वो ब्रेड का बास्केट मतलब है कि व्हीट का प्रोडक्शन वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए उसको ब्रेड बास्केट कहते हैं। तो वो क्यों बनता है? क्योंकि वहाँ पे स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से, इकोलॉजिकल कंडीशन की वजह से एंड इंस्टीट्यूशनल मेजर्स की वजह से अच्छी वैरायटीज़, मतलब कि इंस्टीट्यूशनल मेजर उनको अच्छी अच्छी वैरायटीज दे सकती हैं और टेक्निक्स बता सकती हैं ग्रोइंग की, और वहाँ की लोकेशन सही है, इकोलॉजिकल कंडीशन सही है, इन सब वजहों से वहाँ की प्रोडक्टिविटी अच्छी है। इसके साथ साथ ही वर्ल्ड बैंक कहता है कि वहाँ पे जो है ब्लैक सॉइल है, जेनरोजिम जिसे कहते हैं, जो ऑर्गेनिक मैटर में रिच है। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर में रिच है, जो ह्यूमस प्रोवाइड करती है, तो वहाँ पे आसानी से न्यूट्रेंट, ह्यूमस में सारे न्यूट्रेंट आसानी से मिल जाते हैं। ह्यूमस होता है एडमिक्सचर होता है हर चीज़ का, न्यूट्रिएंट। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर बन जाता है, तो अच्छा खासा वहाँ पे इसलिए प्रोडक्शन हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि कितना एरिया है यूक्रेन में जो ऐसा है जिसकी वजह से इतना ज़्यादा प्रोडक्शन वहाँ पे होता है और लगभग 10% तक एक्सपोर्ट करता है, जबकि एरिया के हिसाब से इतना बड़ा देश नहीं है जितना बड़ा रसिया है, इंडिया है। तो कवरिंग मोर देन हाफ ऑफ द लैंड मास ऑफ यूक्रेन, Chernobyl soil offers exceptional economic conditions for the production of the large range of crop, especially cereals and oilseeds in states। मतलब कि वहाँ पे जितना एरिया है टोटल यूक्रेन का, आधा परसेंट तो लगभग ब्लैक सॉइल है जिसमें ह्यूमस अच्छी मात्रा में है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो भी सीरियल्स का, ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन होता है वो काफ़ी लार्ज स्केल में अच्छे तरीके से हो जाता है। ये सब रीजन्स हैं अ, जो वहाँ पे प्रोडक्शन अच्छा खासा है। अब वहाँ से तो एक्सपोर्ट हो नहीं पा रहा है, तो इसमें ओवरऑल इंडिया का ही फायदा होगा। ना तो रसिया से लोग इम्पोर्ट कर पाएंगे, ना यूक्रेन एक्सपोर्ट कर पा रहा है, तो इंडिया एक ऐसा देश बचता है जो अच्छी खासी मात्रा में वर्ल्ड में इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं करता है, अपने आसपास के देशों में एक्सपोर्ट करता है, तो उसको एक मौका है वर्ल्ड पावर बनने का और पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करने का।